हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 7वीं, विषय विज्ञान रहेगा और अध्याय 14 है इसमें विद्युत धारा और उसके प्रभाव। तो विद्युत धारा और उसके प्रभाव यह लेसन हम समझेंगे और इस लेसन को हम पाठ्य पुस्तक में NCERT की किताब में पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं। जैसे हम इस तरह का एक क्रियाकलाप कर सकते हैं। इसमें हमने क्या लेना है, दो कीलें हमने लकड़ी के गिटके में गाड़ देनी है। ठीक है, ताकि ये कीलें सीधी खड़ी रहें। और इन कीलों के ऊपर हमने एक तांबे की तार को ऐसे बांध दिया है जैसे ये बंधी हुई है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तांबे की तार का एक सिरा इस तार के द्वारा सेल के जमा वाले सिरे से चिपका देंगे और दूसरी सेल के दूसरे माइनस वाले सिरे को तार के द्वारा हम इस तरह एक पेपर क्लिप या सेफ्टी पिन के द्वारा चिपका देंगे। और फिर यहाँ से ये तार के ऊपर ये बल्ब लगाएंगे। बल्ब के भी दो सिरे होते हैं, तो एक सिरे पर हम क्या करेंगे इस पे यहाँ पे चिपका देंगे और दूसरी तार यहाँ से चिपकाएंगे इस चाबी के ऊपर और चाबी को इस तार के बीच में डाल देंगे। ठीक है, चाबी का जो छेद है इसके बीच में से हम क्या करेंगे, तांबे की तार को डालना है और इस चाबी को हम एक सिरे से धीरे धीरे करते हुए दूसरे सिरे तक ले जाना है और इस चाबी को इस तांबे की तार से टच नहीं होने देना। ठीक है, अगर टच हो जाएगी तो ये बल्ब जग जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं होगी तो इसका मतलब आपकी कंसंट्रेशन अच्छी है। तो इस तरह से आप ये क्रियाकलाप कर सकते हो कि आपका हाथ कितना स्थिर है। तो ये क्रियाकलाप आप अपने घर पे करके देखना। ठीक है बच्चों, इससे आपकी कंसंट्रेशन का पता लगता है कि आप अपने हाथों पैरों पे ऊपर कितना कंट्रोल है आपके, इससे पता चलता है। आगे चलते हैं। अब हमारे पास ये विद्युत परिपथ के कुछ अवयव हैं, यानी विद्युत परिपथ में जो जो भी सामान प्रयोग करते हैं हम विद्युत परिपथ बनाने के लिए, कोई भी सर्किट बनाने के लिए। तो जैसे विद्युत सेल, और ये सेल होता है ये, ठीक है, और ये विद्युत सेल का चिन्ह होता है। ये वाला चिन्ह जो है विद्युत सेल का प्रतीक है। ये प्रतीक जो आप देख रहे हो तो ये प्रतीक है। ये जब भी हम सर्किट बनाते हैं तो ये चिन्ह लगाते हैं, तो इसका मतलब वहाँ पे सेल लगा हुआ है। और विद्युत बल्ब का चिन्ह है हमारे पास ये, और ये इसका चिन्ह है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपके पास स्विच ऑन स्थिति में है। जैसे तो अगर स्विच ऑन की स्थिति में है, यानी उसमें से करंट जा रहा है, तो वो इसका चिन्ह ये है। और स्विच ऑफ की स्थिति में ये होता है, जैसे आपके पास ये अलग अलग पड़ा है, दोनों तारें आपस में नहीं मिली हुई हैं कहीं से भी, और यहाँ भी ये कट गया है रास्ता बिजली का, तो ये ऑफ की स्थिति में है, ये स्विच ऑफ है। फिर बैटरी में देखो कितने दो सेल होते हैं, जब उसे बैटरी कहते हैं। अगर एक सेल हो तो उसे सेल कहेंगे, अगर दो या दो से ज़्यादा सेल लगे हुए हैं तो उसे बैटरी कहते हैं। और बैटरी का चिन्ह ये है आपके पास इस तरह से। ठीक है, तो ये चिन्ह आपको याद होने चाहिए, अपने कॉपी में भी आपने बनाने हैं। और संयोजी तार, यानी जहाँ पे हम तार लगाते हैं तो हम ये सीधी लाइन खींच देते हैं वहाँ पे, तो ये चिन्ह आ जाता है संयोजी तार का। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। तो अब जो सेल होते हैं, जैसे आप टॉर्च होती है हमारे पास, ट्रांजिस्टर जिसे टेप रिकॉर्डर बोलते थे पहले, ट्रांजिस्टर ये रेडियो बोलते हैं जिसे, या रेडियो है, खिलौने हैं, टीवी रिमोट कंट्रोल है। तो इन सभी युक्तियों में बैटरी का उपयोग किया जाता है, यानी दो सेल लगते हैं।
तो इनमें से कुछ युक्तियों में सेलों को सदैव ही चित्र अनुसार एक के बाद दूसरे को नहीं रखा जाता। कभी कभी सेलों को एक दूसरे के समांतर भी रखा जाता है। तो जैसे ये सेल होल्डर होता है, इसमें दोनों सेलों को लगाया गया है। और सेलों को इस प्रकार से लगाते हैं हम कि यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जमा आपको दिख रहा होगा और यहाँ माइनस। तो फिर दूसरे सेल को माइनस के पास जमा करना है हमने, ठीक है, फिर ये माइनस होगा। तो इस तरह से लगाना है, जैसे जमा माइनस फिर जमा फिर माइनस, इस तरह से फिर ये इधर से तार लगेगी और एक तार आगे से लग जाएगी। तो ये इस तरह से हम सेलों को लगाते हैं। कभी भी आपने दोनों जो चिन्ह हैं एक साथ नहीं लिखने, यहाँ पे दोनों सेम नहीं रखने, दोनों माइनस नहीं होंगे और ना ही दोनों यहाँ पे जमा होंगे, तो नहीं ये कार्य नहीं करेगा। ठीक है बच्चों। अब जैसे आप इस चित्र में भी देख रहे हो तो सेलों को कैसे रखा गया है, इसमें जमा है पहले, फिर माइनस है, फिर जमा, फिर माइनस। ऐसे ही ये 4 सेल लगाए हुए हैं, ये भी सही काम करेंगे। तो 2 सेलों की बैटरी और एक 4 सेलों की बैटरी, यानी जब 2 या 2 से अधिक सेल आपस में मिल जाते हैं तो वो बैटरी बना देते हैं। ऐसे ही आप इनको भी जोड़ सकते हो इस तरह से। ठीक है, तो ये आप चित्र देख रहे हो जो, इसमें आपने क्या करना है, जैसे ये चित्र है तो इसमें क्या है, ये देखो इस सेल का माइनस सिरा और इस सेल का प्लस सिरा है ये, तो ये दूसरे सेल के माइनस के साथ जोड़ा गया है यहाँ पे, और इसका जमा का सिरा अगले के माइनस के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये सेलों को हम जोड़ते हैं। कभी भी जमा जमा वाला सिरा नहीं आपस में जोड़ेंगे, ना ही कभी भी माइनस माइनस वाला सिरा आपस में जोड़ेंगे। तो इस तरह से हम बैटरी बना सकते हैं। अब हमारे पास ये भी एक तरह का सेल होल्डर है, इसमें भी हम सेल लगाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें जिधर स्प्रिंग होता है उधर सेल का कौन सा सिरा होता है, माइनस वाला सिरा होता है, और जिधर इसका स्प्रिंग दूसरे सेल का स्प्रिंग होगा यहाँ भी हम माइनस वाला सिरा ही लगाएंगे। यहाँ भी माइनस वाला सिरा आएगा, इधर प्लस वाला सिरा आ जाएगा, फिर यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। तो ये माइनस और प्लस आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम सेलों को व्यवस्थित करते हैं। अब आगे है आपके पास, जैसे अब ये क्रियाकलाप है, जैसे ये विद्युत परिपथ है, एक विद्युत परिपथ कहते हैं इसे। जैसे एक आपने सेल लगाया, सेल का जमा वाला सिरा आपने क्या किया, ये बल्ब के ऊपर वाले सिरे के साथ जोड़ दिया, और बल्ब का एक नीचे सिरा होता है, निचले वाले सिरे को दूसरी तार के द्वारा हमने पिन के साथ जोड़ दिया, जो सेफ्टी पिन होती है उसके साथ जोड़ दिया हमने नीचे, और यहाँ पे आगे फिर ये इसके साथ जोड़ दिया, तो ये बल्ब जग जाएगा। ठीक है, तो ये परिपथ होता है। परिपथ जब बंद होता है पूरा तो बल्ब जलता है, इसे बंद परिपथ कहते हैं। और जब ये तार बीच में से कहीं से भी ये रास्ता टूट जाता है तो ये परिपथ खुल जाता है, इसे खुला परिपथ कहते हैं। ठीक है, तो बल्ब नहीं जलेगा खुले परिपथ में। अब जैसे हमने ये परिपथ बनाया था, इसमें तार और बल्ब ये सभी चीज़ें हमने यूज की हुई हैं, प्रयोग करके ये परिपथ बनाया। लेकिन हम जब बुक में इस परिपथ को बनाएंगे तो हम इस तरह से बनाएंगे जैसे इस चित्र में दर्शाया गया है परिपथ में। तो यहाँ पे जो है ये बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है, एक बैटरी लगी है या सेल लगा हुआ है एक, ठीक है, और यहाँ पे कुंजी लगी हुई है जिसे स्विच बोलते हैं, जिसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे इस समय ये ऑन है, अगर इसको यहाँ से हटा दिया जाए तो ये ऑफ हो जाएगा और बल्ब भी ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये विद्युत परिपथ का परिपथ आरेख है। इस तरह से हम विद्युत परिपथ आरेख बनाते हैं।
अब ये एक अन्य परिपथ आरेख है, इसमें देखिए, इसमें भी हमने सेल लगाया है, एक बल्ब लगाया है और यहाँ पे एक स्विच लगाया है, कुंजी लगाई है। लेकिन ये खुली कुंजी है, यहाँ से देखो तो ये बल्ब नहीं जल रहा। क्यों नहीं जल रहा ये? क्योंकि ये खुला परिपथ है। खुले परिपथ में विद्युत धारा आगे नहीं जाती, क्योंकि वो क्या हो जाता है, यहाँ से विद्युत धारा का रास्ता बंद हो जाता है आगे जाने के लिए। ठीक है, तो जब ये आपस में मिलेंगे तो विद्युत धारा आगे जाएगी और बल्ब जलेगा। तो इस प्रकार से ये खुला परिपथ है। खुले परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती और बल्ब ऑन नहीं होता। अब आगे है, जैसे आपके पास ये बल्ब में एक पतला तार होता है, बल्ब के अंदर बीच में पतला तार होता है जिससे रोशनी आती है। इसे हम तंतु कहते हैं या फिलामेंट कहते हैं। तो तंतु किसे कहते हैं या फिलामेंट किसे कहते हैं, ये प्रश्न आ जाता है कई बार। तो बल्ब के बीच में एक पतला तार होता है। ठीक है, बल्ब के बीच में एक पतला तार होता है जिसे तंतु या फिलामेंट कहते हैं। यह तभी दीप्त होता है जब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि बल्ब का तंतु टूट जाए तो इसे फ्यूज बल्ब कहते हैं। तो यह भी प्रश्न आता है, फ्यूज बल्ब किसे कहते हैं? तो ऐसा बल्ब जिसका तंतु टूट जाए उसे फ्यूज बल्ब कहते हैं। और बल्ब के अंदर जो पतला तार होता है उसे तंतु या फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, अब जो कुंजी होती है, स्विच होता है, उसे परिपथ में कहीं भी लगाया जा सकता है। अगर स्विच ऑन होगा तो बैटरी के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल तक परिपथ पूरा होता है और परिपथ को तब बंद कहा जाता है जब सारे परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और स्विच ऑफ की स्थिति में क्या होता है, परिपथ अधूरा होता है, तब उसे खुला परिपथ कहते हैं। इस स्थिति में परिपथ के किसी भी भाग में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। ठीक है बच्चों, तो ये बातें आपने नोट करनी है कॉपी में, ये सभी आपके प्रश्न बन जाते हैं। जो विद्युत बल्ब होता है उसको अगर वो जल रहा है तो जो विद्युत बल्ब पहले होते थे, अब तो एलईडी बल्ब आ गए हैं, अब वो इतने गर्म नहीं होते। लेकिन जो पहले तार वाले तंतु वाले बल्ब होते थे उनको अगर वो जल रहे हैं तो उसे ना छुएं, क्योंकि वो बहुत अधिक गर्म होते हैं, वो आपका हाथ जला सकते हैं। विद्युत मेंस, विद्युत जनरेटर या इन्वर्टर की विद्युत आपूर्ति से कभी भी छेड़छाड़ न करें। आपको इससे विद्युत का करंट लग सकता है और इससे आपकी जान भी जा सकती है। तो इसलिए जो भी क्रियाकलाप करें विद्युत सेल का उपयोग करके ही क्रियाकलाप करें। इस तरह के कभी भी बिजली के मेन स्विच में तार वगैरह लगा के कोई भी क्रियाकलाप ना करें। तो ये आपके लिए चेतावनी होती है जो आप करें। जो भी एक्सपेरिमेंट अगर आपने करना है तो सेल के प्रयोग से ही करें। तो विद्युत बल्ब का तंतु यदि टूट जाए तो क्या तब भी परिपथ पूरा होगा? नहीं। अगर बल्ब का तंतु टूट जाता है ना गर्म होके, तो वो परिपथ टूट जाता है और विद्युत धारा आगे नहीं बहती। ठीक है, तो इससे बल्ब नहीं जलता। फिर उसके बाद है आपके पास, फिर है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव होता है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का क्या मतलब है कि जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो वह तप्त हो जाता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, यानी जब भी किसी भी चालक तार में से या बिजली का कोई भी उपकरण विद्युत धारा पे हम चलाएं तो वो गर्म हो जाता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। तापीय का मतलब ताप हो जाता है, ताप का मतलब वो गर्म हो जाता है, तापमान उसका बढ़ जाता है, तो उसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं।
ठीक है। जब भी किसी भी तार में से विद्युत धारा प्रवाहित करें तो वो तप्त हो जाती है, गर्म हो जाती है, इसे तापीय प्रभाव कहते हैं। तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पे अनेक उपकरण होते हैं जो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कमरों को गर्म करने या खाना पकाने के लिए विद्युत तापक या विद्युत हीटर देखे होंगे आपने, हीटर बोलते हैं जिसे। ठीक है, इन सभी में तारों की कुंडली होती है और तार की इस कुंडली को विद्युत तापन अवयव कहते हैं या एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, आपने ध्यान से देखा होगा कि जब इन साधनों को विद्युत से संयोजित करते हैं तो स्विच को ऑन की स्थिति में जब हम रखते हैं तो उनके अवयव रक्त तप्त होकर ऊष्मा देने लगते हैं। जैसे आप ये देख रहे हो, ये खाना पकाने में उपयोग आने वाला विद्युत हीटर है। इसमें जब विद्युत धारा गुजारते हैं तो इसके अंदर जो बीच में एलिमेंट होता है, इसका ये तार होती है जो वो गर्म होके लाल तप्त हो जाती है और ये क्या करती है, गर्मी देती है। ठीक है, इस पे खाना भी बनाते हैं, कई लोग इसको घर में रख देते हैं जिससे घर भी कम गर्म हो जाता है, सर्दियों में इसका उपयोग अधिक करते हैं। ठीक है, तो किसी भी तार कितनी अधिक गर्म होगी वो कितनी नहीं होगी, तो तार की जो है इस किस पदार्थ की वो तार बनी हुई है इसके ऊपर निर्भर करता है। तार की लंबाई कितनी है, कितनी मोटाई है, इस पर निर्भर करता है वो। ठीक है, तो इसलिए जब भी हमें इस तरह के उपकरण बनाने होते हैं तो उनमें हम क्या करते हैं, तार की लंबाई अधिक रखते हैं और उनकी मोटाई कम होती है और वो मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जिससे वो आसानी से गर्म हो जाएं। आगे है आपके पास जैसे विद्युत प्रेस होती है, इस्त्री बोलते हैं इसे। इसके अंदर निमज्जन तापक होता है या इमर्शन हीटर होता है। ठीक है, एक फिलामेंट होता है या इसमें एक हॉट प्लेट होती है, विद्युत इस्त्री है, गीजर है, विद्युत केतली है, हेयर ड्रायर है। इन सभी में अवयव के ऊपर आवरण होता है जो विद्युत साधित्र का अवयव देखा होगा आपने, देखा होगा कभी ना कभी, इसे हम निमज्जन तापक कहते हैं। ठीक है, तो ये एक वाइट कलर का होता है, इसमें लगा हुआ प्रेस में, विद्युत हीटर में, गीजर में या पानी गर्म करने की केतली होती है विद्युत वाली, उसमें भी ये निमज्जन तापक होता है जिससे ये गर्म हो जाते हैं, इसका तापमान अधिक हो जाता है। ठीक है, तो इसमें तापन अवयव होता है, इमर्शन हीटर होता है ये। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि ये बल्ब है, बल्ब के बीच में ये तार है, ये तार ये जब इसमें से विद्युत धारा गुजरती है तो ये लाल तप्त होके प्रकाश उत्पन्न करना शुरू कर देती है और बल्ब हमें प्रकाश देता है। ठीक है, तंतु इतने उच्च ताप तक तप्त हो जाते हैं कि दीप्त होकर प्रकाश देना आरंभ कर देते हैं। तो कई बार क्या होता है, किसी तार से बड़े परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इससे क्या होता है, तार इतना अधिक तप्त हो जाता है, गर्म हो जाता है कि वह पिघलकर टूट जाता है। परंतु यह संभव है कि कोई तार पिघलकर टूट जाए। ठीक है, तो तार जो है गर्म होकर पिघलकर भी टूट जाता है। तो उसके बाद है हम क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास देखिए जो प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ताप दीप्त बल्बों का उपयोग किया जाता है, जो बल्ब अभी दिखाया था मैंने आपको, लेकिन यह प्रकाश के साथ साथ ऊष्मा भी देता है। इसका मतलब क्या है, ये अधिक विद्युत का अधिक भाग ऊष्मा में व्यय कर देता है और ये अवांछनीय है। तो
इससे विद्युत की क्षति ज़्यादा होती है, यानी ये अधिक बिजली खाता है और प्रकाश कम देता है। तो अब क्या करते हैं, इनकी जगह पे हम क्या करते हैं, फ्लोरोसेंट ट्यूब का उपयोग, प्रतिदीप्त नलिकाएं या सहंत प्रतिदीप्त लैंप CFL, इनसे बेहतर दक्ष प्रकाश स्रोत है। लेकिन आजकल प्रकाश उत्सर्जक डायोड जो होते हैं, LED बल्ब का उपयोग अधिक बढ़ गया है। एक निश्चित तीव्रता का प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ताप दीप्त बल्बों, प्रतिदीप्त नलिकाओं और सहंत प्रतिदीप्त लैंपों की तुलना में जो LED बल्ब है उसका उपयोग, जो विद्युत का उपयोग है वो बहुत कम करते हैं। इसलिए LED बल्ब जो है विद्युत के दक्ष हैं और इसलिए हमें LED बल्ब का ही ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए, क्योंकि LED बल्ब जो होते हैं प्रकाश भी बहुत अधिक देते हैं और विद्युत धारा भी बहुत कम खर्च करते हैं। इससे आपके जो बिजली का बिल है वो भी कम आएगा और ये ख़राब भी इतनी जल्दी नहीं होते, ये 2-2 साल 3-3 साल चलते रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। जो आगे रह गया है लेसन उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है बच्चों तो आप इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है यदि नहीं किया, घंटी के बटन को भी दबाना है, क्योंकि सबसे पहले आपके पास ही वीडियो फिर पहुंच जाएगी। और हाँ, अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको जय हिंद।